and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss fundamental rules 48 to 51. It is part 6. In these rules, I will discuss exemption of permission to accept reward, combination of appointments, deputation out of India, pay during temporary deputation out of India, and also terms and conditions of foreign service also I will discuss. And in this part also I will discuss 10 important questions. Those type of questions now coming in different central government exams, departmental exam, principal exam, vice principal exam, different central government department exam, right? Section officer, office superintendent. So in different exams, those type of questions are coming in the same manner. Actually, I have framed the question. Definitely the session would be interesting one. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. So with patience, actually listen this video and you can get very important informations. Okay. Today I will discuss fundamental rules, rule 48 to 51. It is part 6, and also I will discuss 10 MCQs. My contact WhatsApp number, it is 8327782034. If you want to join my Telegram channel, then link is there, t.me/BAPI2034. You can join it so that you can get notification for my upcoming videos. Now I am going to start. First, I will discuss 10 MCQs. Then after that, in very briefly, I explain different rules. First, you see question number 1. In which of the following there is exemption of permission to accept reward? आप फंडामेंटल रूल 48 देख लीजिए. इसमें क्लियरली मेंशन है कि कुछ कंडीशंस में जब आप अवार्ड रिसीव करोगे तो परमिशन का जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड ऑफ परमिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू रिसीव द रिवॉर्ड्स. यहां पर ऑप्शंस दिया है, देखिए 4 ऑप्शंस गिवन. द प्रीमियम अवार्डेड फॉर एनी एसे और प्लान इन पब्लिक कॉम्पिटिशंस. सेकेंड वन, एनी रिवॉर्ड ऑफर्ड फॉर द अरेस्ट ऑफ ए क्रिमिनल or for information or special service in connection with the administration of justice, any reward in accordance with the provisions of any act or regulation or rules framed thereunder, any reward sanctioned for services in connection with the administration of the customs and excise laws. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फंडामेंटल रूल 48 आपको फोकस करना है. ठीक है, इसमें क्या है, एग्जेम्पशन ऑफ परमिशन टू एक्सेप्ट रिवॉर्ड. कुछ कंडीशन से जब आप अवार्ड रिसीव करेंगे तो उसका परमिशन का जरूरत नहीं है. देयर इज एग्जेम्पशन ऑफ परमिशन. देखिए फर्स्ट वन, द प्रीमियम अवार्डेड फॉर एनी एसे और प्लान इन पब्लिक कॉम्पिटिशंस. सपोज आप कुछ पब्लिक कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उसमें आपको अवार्ड मिल रहा है, तो उसके लिए परमिशन का जरूरत नहीं है. ये करेक्ट है, कोई परमिशन का जरूरत नहीं है. सेकेंड वन, एनी रिवॉर्ड ऑफर्ड फॉर द अरेस्ट ऑफ ए क्रिमिनल और फॉर इंफॉर्मेशन और फॉर स्पेशल सर्विस इन कनेक्शन विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. सपोज आप कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया क्रिमिनल के बारे में, और ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दिया, और जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रिलेटेड में कुछ इंफॉर्मेशन देकर आपको कुछ रिवॉर्ड मिला, तो उसके लिए भी कोई परमिशन का जरूरत नहीं है. थर्ड वन, एनी रिवॉर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट और रेगुलेशन रूल्स फ्रेम्ड देयर अंडर. जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ एक्ट है, कुछ रूल्स है, जिसमें आप अवार्ड रिसीव करोगे तो उसमें कोई परमिशन का जरूरत नहीं है. ये भी करेक्ट है. एनी रिवॉर्ड सैंक्शन फॉर सर्विसेज इन कनेक्शन विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कस्टम्स एंड एक्साइज लॉज. ऐसा कुछ सर्विसेज है जिसके वजह से आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, और बेसिकली दिस सर्विसेज कनेक्टेड विथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कस्टम्स एंड एक्साइज लॉज. तो उसमें जो अवार्ड रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो भी कोई परमिशन का जरूरत नहीं है. तो ये चारों करेक्ट है. आप फंडामेंटल रूल 48 देखिए, ये सब जो कंडीशंस है जिसमें आपको रिवॉर्ड मिल रहा है मगर परमिशन का जरूरत नहीं है, तो ये पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है.
पूरा फोकस करना है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहा है सीधा सीधा जो रूल्स में जो भी पॉइंट्स है वो डायरेक्टली उसको दे देता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये चारों केस में जो रिवॉर्ड मिल रहा है उसमें परमिशन का जरूरत नहीं है, ये फंडामेंटल रूल 48 बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, where an officer is formally appointed to hold full additional charge of another post, to hold full additional charge of another post, the aggregate of pay and additional pay shall in no case exceed। तो आप देखिए फंडामेंटल रूल 49 देखिए, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ पोस्ट है। आपका तो पोस्ट है सब्सटेंटिव पोस्ट है, मगर उसमें आपको एडिशनल पोस्ट में काम करना है, ठीक है। आपको एक एडिशनल चार्ज मिला टेम्पोररी पीरियड के लिए। ये जो FR 49 जो एडिशनल पोस्ट आपको मिल रहा है वो टेम्पोररी पीरियड के लिए, ये परमानेंट नहीं है। टेम्पोररी पीरियड के लिए आपको एडिशनल पोस्ट को हैंडल करना है, तो एडिशनल पोस्ट को हैंडल करोगे तो एडिशनल चार्ज मिलेगा, ठीक है। तो वही दिया है। तो जो आपका एग्रीगेट पे एंड एडिशनल पे, क्योंकि आप एडिशनल चार्ज हैंडल कर रहे हो मीन्स एडिशनल पे मिलेगा। तो आपका एक पोस्ट है, आपका जो नॉर्मल पेरेंटल पोस्ट है उसके साथ और एक पोस्ट को आपको हैंडल करना है, ठीक है। तो वो एडिशनल चार्ज हो गया, तो एडिशनल चार्ज के लिए एडिशनल पे मिलेगा। तो साली नो केस एक्सीड, तो आपका जो एग्रीगेट ऑफ पे है एडिशनल पे है, तो वो ऐसा जो 7th पे कमीशन में पे मैट्रिक्स है उसमें ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये ऑप्शन दिया है। तो यहां पर 4 ऑप्शन है, ₹2,24,400, ₹2,24,100, ₹2,25,000, ₹2,50,000। जैसे लेवल है आप देखिए, जो पे लेवल है कितना टोटल पे लेवल है, 18 पे लेवल है। आप पे मैट्रिक्स को देखिए, और अप टू लेवल 18 सॉरी अप टू लेवल 14 आपका ग्रेड पे है, 14 के बाद ग्रेड पे नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, यहां पर भी आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं। टोटल जो पे लेवल 18 है, ठीक है, और पे लेवल 18 में जो मैक्सिमम पे है 2,50,000 है, नहीं तो ये इसमें जो पे लेवल है 2,50,000 है। बाकी इसमें और एक इंपॉर्टेंट है, अप टू लेवल 14 आपका ग्रेड पे है, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रेड पे नहीं है, जो 15, 16, 17, 18 उसमें ग्रेड पे नहीं है, ठीक है। तो उसमें ये जो क्वेश्चन पूछा है कि आपका एग्रीगेट, यदि आपको कुछ एडिशनल चार्ज मिलता है टेम्पोररी पीरियड के लिए, तब आपका जो पेरेंटल पोस्ट का पे है प्लस जो एडिशनल पे मिलेगा, क्योंकि एडिशनल पोस्ट मिल रहा है मींस एडिशनल पे मिलेगा। तो दोनों मिलाकर जो बेसिकली जो पे होगा ना वो किससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये आंसर ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ₹2,25,000। आप देखिए लेवल 17 देखिए, लेवल 17 में है जो मैक्सिमम है ₹2,25,000 है। तो आपको याद रखना है, यदि आपको एडिशनल पोस्ट मिल रहा है तो आपका पेरेंटल पोस्ट प्लस एडिशनल पोस्ट का जो पे होगा वो इससे ज्यादा नहीं होगा, ₹2,25,000 से ज्यादा नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, where a government servant is formally appointed to hold charge of another post or post which is or are not in the same office, or which the in the same office or is or are not in the same cadre or line of promotion, he shall be allowed the pay of the higher post। तो इसमें देखिए, सपोज आपको एक एडिशनल अनदर पोस्ट मिल रहा है, आपका पेरेंटल पोस्ट है, आपको एक एडिशनल पोस्ट मिल रहा है, एडिशनल पोस्ट को आपको टेम्पोररी पीरियड के लिए हैंडल करना है, ठीक है। चाहे आपका सेम ऑफिस में हो कि एक्स कैडर हो, ठीक है। आपका सेम ऑफिस में हो सकता है कि एक्स कैडर आउटसाइड कैडर में हो सकता है, ठीक है। भाई क्लियरली दे दिया। तो इसमें आपको जो पे मिलेगा, इसमें जो हायर पोस्ट होगा उसके हिसाब से आपको पे मिलेगा। याद रखिए, आपका पेरेंटल पोस्ट है, आपको एक एडिशनल पोस्ट मिला, जो एडिशनल पोस्ट आप हैंडल करोगे टेम्पोररी पीरियड के लिए, ठीक है। तो वो जो एडिशनल पोस्ट को टेम्पोररी पीरियड के लिए हैंडल करोगे, चाहे आपका ऑफिस में हो, आपका कैडर में हो, कि चाहे एक्स कैडर में हो,
मगर हायर पोस्ट के हिसाब से आपका पे फिक्स होगा, हायर पोस्ट के हिसाब से, ये यहां पर दे दिया। देखिए नेक्स्ट है, इफ ही होल्ड्स चार्ज ऑफ मोर देन 2 पोस्ट, ठीक है, मोर देन, आपका एक पेरेंटल पोस्ट है, बाकी मोर और आपको 2 पोस्ट को हैंडल करना है, ठीक है, आपका पेरेंटल पोस्ट है प्लस आपको और 2 पोस्ट को हैंडल करना है टेम्पररी पीरियड के लिए, तो इसमें कैसे पे फिक्स होगा ना, इट मींस जो हाईएस्ट होगा, जो मैं जैसे बताया आपको, आपका जो सब्सटेंटिव पोस्ट है प्लस आपको और 2 पोस्ट को हैंडल करना है टेम्पररी पीरियड के लिए, तो उसमें जो हाईएस्ट पोस्ट होगा उसके हिसाब से आपका पे फिक्स होगा, ठीक है। इफ ही होल्ड्स चार्ज ऑफ मोर देन 2 पोस्ट इन एडिशन टू 10% of the presumptive pay of the additional post or post, if the additional charge is held for a period exceeding dash but not exceeding dash। इसमें और एक मजा बात है, वो बोल रहा है यदि आपको एडिशनल पोस्ट मिला टेम्पोररी पीरियड के लिए, तो कितना दिन आप एडिशनल पोस्ट में कितना, तो अभी तो मैं क्लियरली बताया, यदि आपको एडिशनल पोस्ट मिल रहा है हैंडल करने के लिए टेम्पोररी पीरियड के लिए, जो एक्चुअली हायर पोस्ट होगा, कि जो हाईएस्ट पोस्ट होगा उसके हिसाब से पे फिक्स होगा, ठीक है, और आपको एक एडिशनल पे मिलेगा। अच्छा, एडिशनल पे का टाइमलाइन क्या है, वो इंपॉर्टेंट, वही पूछा है, तो आपको याद रखिए कि यहां पर दे दिया कि जो प्रेजम्पटिव पे है, प्रेजम्पटिव पे मींस एक्चुअली बेसिकली जिस पोस्ट में आप काम कर रहे हो, आप देख लीजिए जो प्रेजम्पटिव पे के ऊपर दिया है फंडामेंटल रूल, आप देख लीजिए 9 सबसेक्शन 24, देखिए प्रेजम्पटिव पे ये है कि जो जिस पोस्ट में आप काम कर रहे हो उसी पोस्ट के हिसाब से आपका पे फिक्स हुआ है। तो यहां पर बेसिकली वो पूछा कि इफ ही होल्ड्स चार्ज ऑफ, यहां पर पूछ लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन एडिशन टू 10%, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन एडिशन टू 10% ऑफ द प्रेजम्पटिव पे ऑफ द एडिशनल पोस्ट और पोस्ट इफ द एडिशनल चार्ज इज हेल्ड फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग डैश बट नॉट एक्सीडिंग डैश। तो आपको तो मैं अभी बताया, एक पेरेंटल पोस्ट है और एक आपको एडिशनल पोस्ट मिला टेम्पोररी पीरियड के लिए, तो उसमें कैसे पे फिक्स होगा ना, जो हायर पोस्ट होगा, ठीक है, हायर पोस्ट के हिसाब से, हायर पोस्ट के हिसाब से आपको पे मिलेगा, मगर एक एडिशनल पे मिलेगा, ठीक है, वो बोल रहा है कि 10% ऑफ द प्रेजम्पटिव पे ऑफ द एडिशनल पोस्ट, जो एडिशनल पोस्ट का जो प्रेजम्पटिव पे है, जो एडिशनल पोस्ट आपको मिला ना, उसका जो प्रेजम्पटिव पे है उसका 10% मिलेगा, ठीक है, तो यहां पर बेसिकली आपको 10% ऑफ द एडिशनल पोस्ट मिलेगा, एडिशनल पोस्ट का जो पे लेवल है उसका 10% मिलेगा। इसमें बेसिकली आपका पेरेंटल पोस्ट और आपको एक एडिशनल पोस्ट को हैंडल करना है, दोनों में जो हायर पोस्ट होगा उसका पे मिलेगा। उसके बाद ये बोल रहा है कि टाइमलाइन है कि यदि आप एडिशनल पोस्ट में 45 डेज, ठीक है, 45 डेज के बाद एक्सीडिंग 45 डेज बट नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, ऐसा ऑप्शन आ जाता है। देखिए ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जब आपका जो एडिशनल पोस्ट जो काम कर रहे हो, बेसिकली ये तो हायर पेरेंटल पोस्ट प्लस एडिशनल पोस्ट, इसमें जो हायर होगा, जो हायर पोस्ट होगा उसके हिसाब से आपका पे मिलेगा। मगर 45 डेज काम करने के बाद, यदि आप एडिशनल पोस्ट में 45 डेज काम कर रहे हो, 45 डेज के बाद आपको एडिशनल पे मिलेगा। तो एडिशनल पे कितना होगा ना, जो एडिशनल पोस्ट का एपी जो लिखा ना, एडिशनल पोस्ट का जो प्रेजम्पटिव पे होगा, प्रेजम्पटिव पे वही है जिस पोस्ट में आप काम कर रहे हो उसका जो पे लेवल है, ठीक है। तो आप जो एडिशनल पोस्ट में काम कर रहे हो, 45 डेज आप एडिशनल पोस्ट में काम करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे एडिशनल पे के लिए। तो आपको एडिशनल पे कितना मिलेगा ना, जो एडिशनल पोस्ट का जो प्रेजम्पटिव पे है उसका 10%, ठीक है, बट नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स। ये जो एडिशनल पे आपको मिलेगा बियॉन्ड 45 डेज बट नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, क्योंकि 3 मंथ्स के बाद
यदि वो पोस्ट आपके साथ रहता है और एडिशनल पे के लिए आप एलिजिबल हो तो डीओपीटी का परमिशन चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का परमिशन चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, गवर्नमेंट सर्वेंट शुड होल्ड चार्ज ऑफ अनदर पोस्ट और पोस्ट फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 3 months। मैं अभी बताया ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ पोस्ट है, बेसिकली आपका पेरेंटल पोस्ट के साथ आपको एडिशनल पोस्ट हैंडल करने के लिए मिल रहा है टेम्पोररी पीरियड के लिए। आप जो एडिशनल पोस्ट हैंडल करोगे टेम्पोररी पीरियड के लिए, वो बेसिकली अप टू 3 months होता है, बियॉन्ड 3 months। यहां पर बता दिया गवर्नमेंट सर्वेंट शुड होल्ड चार्ज ऑफ अनदर पोस्ट और पोस्ट फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 3 months। The concurrence of the dash shall be obtained for the payment of the additional pay beyond the period of 3 months। मैं अभी बताया था एडिशनल पे कब मिलेगा, जब आपको एक एडिशनल पोस्ट मिल रहा है, जब आपको एक एडिशनल पोस्ट मिल रहा है हैंडल करने के लिए टेम्पोररी पीरियड के लिए, तो बियॉन्ड 45 डेज, ठीक है, बियॉन्ड 45 डेज और अप टू 3 months, अप टू 3 months आपको एडिशनल पे मिलेगा, आपको एडिशनल पे मिलेगा। एडिशनल पे कितना होगा ना, वो 10% ऑफ एडिशनल पे का जो पे है, पे ऑफ एडिशनल पोस्ट, पे ऑफ एडिशनल पोस्ट। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो एडिशनल पे मिलेगा आपको, वो एडिशनल पोस्ट में बियॉन्ड 45 डेज काम करना है एंड अप टू 3 months। तो आपको जो एडिशनल पे मिलेगा वो 10% ऑफ पे ऑफ एडिशनल पोस्ट, जो प्रेजम्पटिव पे होगा एडिशनल पोस्ट का उसका 10% वही होगा एडिशनल पे। यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि बियॉन्ड 3 months हो गया, जो एडिशनल पोस्ट में काम कर रहे हो बियॉन्ड 3 months होगा, तो बियॉन्ड 3 months मींस आपको फिर एडिशनल पे लेना है, क्योंकि बियॉन्ड 3 months आपको एडिशनल पोस्ट में काम करना है। तो वहां पर आपको डीओपीटी का ऑर्डर लेना चाहिए, इट मींस अप्रूवल लेना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यदि अप्रूव करता है तो बियॉन्ड 3 months आप एडिशनल पोस्ट को हैंडल करोगे और आपको एडिशनल पे मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना है। मगर मैं वही बताया, जो एडिशनल पोस्ट को आप हैंडल कर रहे हो बेसिकली नॉर्मली अप टू 3 months आपको अप्रूव किया जाता है, एंड बियॉन्ड 45 डेज और एंड अप टू 3 months आपको एडिशनल पे मिलेगा। एडिशनल पे के लिए जो डेडलाइन है, टाइम है, बियॉन्ड 45 डेज अप टू 3 months। अच्छा, आप बोल रहे हो कि एडिशनल पोस्ट मिला टेम्पररी पीरियड के लिए, पे कैसे फिक्स होगा? मैं अभी बताया कि जो आपका पेरेंटल पोस्ट है, जो पेरेंटल पोस्ट है और जो एडिशनल पोस्ट है उसमें जो हायर पे रहेगा, जो हायर रहेगा, जो हायर पोस्ट है उसका पे के हिसाब से आपका पे फिक्स होगा। एंड आपको एडिशनल पे कब मिलेगा ना, बियॉन्ड 45 डेज, बियॉन्ड 45 डेज आपको एडिशनल पे मिलेगा। एडिशनल पे कितना होगा ना, 10% ऑफ एडिशनल पोस्ट, जो एडिशनल पोस्ट का जो प्रेजम्पटिव पे होगा उसका 10% एडिशनल पे होगा। ठीक है, और ये अप टू 3 months। मगर बियॉन्ड 3 months यदि आपके पास वो एडिशनल पोस्ट रहता है तो वहां पर आपको डीओपीटी का अप्रूवल के बाद आपको एडिशनल पे मिलेगा। ठीक है, वही क्वेश्चन था, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 5, अंडर व्हिच फंडामेंटल रूल it is mentioned that no deputation of a government servant out of India shall be sanctioned without the previous approval of the central government। आपको याद रखना है, डेपुटेशन आउट ऑफ इंडिया, यदि आपको डेपुटेशन में जाना है आउट ऑफ इंडिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर परमिशन चाहिए। प्रेसिडिंग मैनर the concerned employees should take the permission of the should take the approval of the central government। ये कौन सा रूल फंडामेंटल रूल में दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए यहां पर फंडामेंटल रूल 51, 46, 50, 35 दिया है। आप फंडामेंटल रूल 50 देखिए, इसमें क्लियरली मेंशन है यदि आउटसाइड ऑफ इंडिया डेपुटेशन में कोई एम्प्लॉय जाएगा तो उसका प्रायर अप्रूवल किसका चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल चाहिए। ठीक है, ये फंडामेंटल रूल 50 बोल रहा है। ठीक है, जो फंडामेंटल रूल 50 रिलेटेड टू डेपुटेशन आउट ऑफ इंडिया, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 6,
A government servant who is placed on deputation while already on leave out of India may be required by the president to continue to be on leave, in which case he shall be given during that period, in addition to leave salary, an honorarium of 1 dash of the pay which he would have drawn hard. He remained on duty in India. The cost of passages from and to India shall be borne by him. अच्छा, यहां पर जो दिया है क्वेश्चन कि लीव में है, गवर्नमेंट सर्वेंट अभी लीव में है, मगर उसको अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेपुटेशन में भेजेगा आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको डेपुटेशन में अब्रोड को भेजेगा, मगर वो लीव में है। ठीक है, तो यहां पर उसका ऑनररियम मिलेगा, क्योंकि वो अभी तो लीव है। लीव में जब होता है वो लीव सैलरी तो मिलेगा। ठीक है, लीव सैलरी तो मिल रहा है, और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको अब्रोड को भेज दिया डेपुटेशन में, तो अब्रोड को भेजा मीन्स उसको ऑनररियम देगा। तो ऑनररियम कितना होगा, वही क्वेश्चन पूछा है। तो आपको याद रखना है, जब कोई कंसर्न एम्प्लॉय लीव में है, उसको लीव सैलरी मिल रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड किया कि उसको डेपुटेशन में आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, भेजना है। ओके, वही जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय लीव में है उसको आउट ऑफ इंडिया डेपुटेशन में भेजना है। तो आपको याद रखना है कैसे कैलकुलेशन होता है। लीव सैलरी मिलेगा प्लस उसको ऑनररियम मिलेगा। ऑनररियम कितना होगा ना, 1/6। ठीक है, 1/6 ऑफ व्हिच वन ना, जो एक्चुअली उसका पे है, जो भी इंडिया में वो काम कर रहा है, जिस बेसिक पे में वो अभी लीव में है, उसका 1/6 उसको ऑनररियम मिलेगा। ठीक है, 1/6 ऑफ कितना ना पे, 1/6 ऑफ बेसिक पे, जो बेसिक पे अभी जो इंडिया में जो पोस्ट में वो काम कर रहा है उसी का बेसिक पे का 1/6 उसको ऑनररियम मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? तो याद रखना है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट लीव में है, यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको डेपुटेशन में अब्रोड भेजना चाहता है, तो उसमें उसको लीव सैलरी एज यूजुअल मिल रहा है, प्लस उसको ऑनररियम मिलेगा। ऑनररियम कैसे मिलेगा, ऑनररियम कैसे कैलकुलेट होगा ना, जो उसका पे है अभी, जो इंडिया में जो पोस्ट में काम कर रहा है, जो पे है जस्ट बिफोर लीव, ठीक है, जो पे है उसका 1/6, ठीक है, उसको ऑनररियम के हिसाब से मिलेगा। और यदि वो सपोज टू एंड फ्रो, सपोज वो यहां पे लास्ट सेंटेंस एक देखिए, यहां पे लास्ट सेंटेंस दे दिया, तो कॉस्ट ऑफ पैसेजेस फ्रॉम एंड टू इंडिया शैल बी बॉर्न बाय हिम। सो ऑटोमेटिकली वो बॉर्न करेगा। सपोज वो इंडिया को आता है कि जाता है डेपुटेशन पीरियड के अंदर, यदि वो इंडिया को रिटर्न करेगा फिर जाएगा, वो जो कॉस्ट है वो खुद ही बर्न करेगा। मगर इसमें आपको याद रखना है, लीव पीरियड में उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भेज रहा है, तो उसको लीव सैलरी एज यूजुअल मिलेगा, प्लस उसको ऑनररियम मिलेगा। ऑनररियम कितना होगा ना, 1/6 ऑफ द पे, जो पे लेवल जस्ट लीव के पहले, जस्ट प्रायर टू द लीव जो पे है उसका इंडिया में जो पोस्ट है, ओके, उसके हिसाब से वो उसका उसी पे का 1/6, ठीक है, ऑनररियम मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 7, करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करना है। 2 स्टेटमेंट्स गिवन। ए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर शैल बी एलिजिबल फॉर फॉरेन सर्विस ओनली आफ्टर ही हैज कंप्लीटेड 6 years ऑफ सर्विस। ये करेक्ट नहीं है। आपको याद रखना है, यदि एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर का जॉब 9 years कंप्लीट होने के बाद वो डेपुटेशन के लिए एलिजिबल होता है, यहां पर 6 years दे दिया, ये गलत है। 9 years ये होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 9 years। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई उसका ऑलरेडी जॉब 9 years कंप्लीट हो चुका है, तब वो एलिजिबल होगा फॉरेन सर्विस के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट वन दिया है, फॉर फॉरेन सर्विस द ऑफिसर शुड नॉट हैव डेल्ट विद द बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन द लास्ट 3 years। ये भी गलत है। देखिए, डेपुटेशन में आपको भेजा जाएगा, जो बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन मींस एक्चुअली जो आप डेपुटेशन में जाकर न्यू डिपार्टमेंट में ज्वाइन करोगे, वही बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन है। आपका पेरेंटल डिपार्टमेंट जो है वो लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। आप जिस डिपार्टमेंट में अभी काम कर रहे हो ना, वो आपका पेरेंटल डिपार्टमेंट है, वो लेंडिंग है। और अभी डेपुटेशन में जाकर आप जो न्यू डिपार्टमेंट में काम करोगे वो बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन है। मगर एक रूल है, यदि आप फॉरेन सर्विस में एक बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन को जा रहे हो, उसके साथ
5 ईयर्स में आप कुछ डील नहीं किया है, ठीक है, विद इन वो देखा जाएगा कि इस एम्प्लॉय को इस डेपुटेशन में इस न्यू ऑर्गेनाइजेशन को भेजा जाएगा, ठीक है, मगर पास्ट 5 ईयर्स में वो बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये एम्प्लॉय का कोई डील नहीं है। तो यहां पर 3 ईयर्स दे दिया, ये नहीं है, ये 5 ईयर्स होना चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन डी नॉन, वो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है, दोनों क्लियर हो गया। तो फर्स्ट वन, आप फॉरेन सर्विस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे जब आपका जॉब 9 ईयर्स कंप्लीट होगा। सेकेंड है, जिस बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन को आप जाओगे डेपुटेशन में, वहां पर देखा जाएगा कि प्रीवियस 5 ईयर्स में वो बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका कोई डील नहीं है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत था, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नॉन। क्वेश्चन नंबर 8, द लिमिट ऑफ डैश इन वन स्ट्रेच and dash in the entire career and dash in the entire career for foreign service to international organizations and autonomous body, trust, society etc. not controlled by the government or a private body। तो यहां पर दिया है, यदि आप फॉरेन सर्विस में जा रहे हो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। 5 ईयर्स के लिए जाओगे, एक स्ट्रेच में 5 ईयर्स, ठीक है, एंटायर कैरियर में 7 ईयर्स, याद रखना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और जो ऑटोनोमस बॉडी है, कि ट्रस्ट है, कि सोसाइटी है, एक्चुअली जो ऑटोनोमस बॉडीज, सोसाइटी, ट्रस्ट आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, जिनको सब्सटेंशियली गवर्नमेंट फंडिंग नहीं कर रहा है, कि गवर्नमेंट का उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, ठीक है, तो वही है, ये क्लियर दिया है कि आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को जाओगे, ओके, फॉरेन सर्विस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, कि वर्ल्ड बैंक है, कि ऑंगटाड है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को आप जाओगे, कि सपोज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो एक स्ट्रेच में 5 ईयर्स और एंटायर कैरियर में 7 ईयर्स, ठीक है। और सिमिलरली कोई ऑटोनोमस बॉडी, कोई ट्रस्ट, सोसाइटी एटसेट्रा आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट बॉडी। जो ऑटोनोमस बॉडी है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, उनको ना गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है, ना कोई प्राइवेट बॉडी कंट्रोल कर रहा है। तो इसमें जा रहे हो तो एक स्ट्रेच में 5 ईयर्स के लिए जाओगे और एंटायर कैरियर में 7 ईयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इन केस ऑफ फॉरेन सर्विस मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर द पोस्ट। अच्छा, आप फॉरेन सर्विस में जाओगे तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ऑन व्हाट बेसिस एक्चुअली यू कैन बी सिलेक्टेड फॉर फॉरेन सर्विस, वही पूछा है। तो एडवर्टाइजमेंट, नॉमिनेशन, डायरेक्ट ऑफर, ऑल द अबव। आपको याद रखना है, कभी कभी एडवर्टाइजमेंट होता है, कभी डायरेक्टली आपको नॉमिनेट कर दिया जाएगा, कभी आपको डायरेक्टली ऑफर दिया जाएगा। तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, याद रखिए। जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, एडवर्टाइज में हो सकता है, नॉमिनेशन आपको नॉमिनेट किया जाएगा, नहीं तो आपको डायरेक्ट ऑफर किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आज का एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 3 स्टेटमेंट्स गिवन, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, एन ऑफिसर ऑन फॉरेन सर्विस शैल बी कंसीडर्ड फॉर प्रमोशन ऑन हिज टर्न। देखिए, एक एम्प्लॉई फॉरेन सर्विस में अभी काम कर, जब उसको भेजा गया है, जो फॉरेन सर्विस है वो टेम्पररी पीरियड के लिए होता है, ठीक है। तो एक ऑफिसर अभी फॉरेन सर्विस में है, सपोज उसका टर्न आता है, प्रमोशन का टर्न आता है, ठीक है, जैसे उसका 10 ईयर्स, एक पोस्ट में 10 ईयर्स हो गया, तो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी को जाएगा, आप समझ रहे कि नहीं, तो उसको प्रमोशन मिलेगा, एज यूजुअल उसको नोशनल प्रमोशन मिलेगा। वो अभी फॉरेन सर्विस में है, मगर वहां पे उसका प्रमोशन, जो पेरेंटल डिपार्टमेंट में उसका टर्न आ गया प्रमोशन का, तो एज यूजुअल कंसीडर किया जाएगा और उसको नोशनल प्रमोशन दिया जाएगा। मेरा डेपुटेशन फॉरेन सर्विस का वीडियो है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द एंटायर एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ सेकंड स्टेटमेंट, द एंटायर एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ पेंशन एंड लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन फॉर द पीरियड ऑफ फॉरेन सर्विस shall be borne by the borrowing organization, failing which by the officer। आप याद रखिए, आपका जो पेंशन है, लीव सैलरी है,
आप फॉरेन सर्विस में हो, आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन और लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन कौन करेगा? बोरोइंग डिपार्टमेंट करेगा। यदि बोरोइंग डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है तो ऑफिसर करेगा, याद रखिए। तो आपका तो पेंशन पेरेंटल डिपार्टमेंट में है ना, तो पेंशन कंट्रीब्यूशन आपको करना है और लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन भी देना है। तो आप फॉरेन सर्विस में हो तो दोनों को कौन देगा? वही बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन देगा। जो न्यू डिपार्टमेंट में अभी आप फॉरेन सर्विस में काम कर रहे हो वो देगा। वो नहीं दे रहा है तो कंसर्न ऑफिसर देगा। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ फॉरेन सर्विस शैल बी फाइनलाइज्ड बाय द कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द डीओपीटी। ये भी ठीक है। आपका जो फॉरेन सर्विस का जो टर्म्स कंडीशंस है उसको कौन फाइनलाइज करेगा? आपका कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। आप जिस डिपार्टमेंट में हो, आप जिस एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री में हो, वो फॉरेन सर्विस का टर्म्स कंडीशंस फाइनलाइज करेगा। और उसको वो किसको फॉलो करेगा? जो डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग का जो स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से 10 क्वेश्चंस था। अभी हम रूल 48 टू 51 हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली। ठीक है, तो इस तरीके जो क्वेश्चन पैटर्न आ रहा है उसी तरीके से मैं क्वेश्चन बनाया था। ठीक है, तो अभी चलेंगे रूल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रूल देखिए, रूल 48, एग्जेम्पशन ऑफ परमिशन टू एक्सेप्ट रिवॉर्ड। ये रूल को याद रखिए। देखिए, जो रूल फंडामेंटल रूल 48 है वो बोल रहा है कि एम्प्लॉइज को रिवॉर्ड दिया जाएगा कुछ कंडीशंस में, मगर उसके लिए परमिशन नहीं चाहिए। देयर इज एग्जेम्पशन ऑफ परमिशन टू रिसीव द रिवॉर्ड इन सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, परमिशन जरूरत नहीं है, मगर ऐसा कंडीशन है जिसमें रिवॉर्ड के लिए परमिशन चाहिए, मगर ऐसा कुछ कंडीशन है जिसमें रिवॉर्ड मिलेगा मगर उसके लिए परमिशन नहीं चाहिए। तो वही देखेंगे। यहां पे देख लीजिए कंडीशंस। यदि आप कोई पब्लिक कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो उसमें आपको कोई प्रीमियम अवार्ड मिल रहा है, उसके लिए परमिशन नहीं चाहिए। देयर इज नो नीड ऑफ परमिशन। नेक्स्ट वन, सपोज आप कुछ अरेस्ट ऑफ क्रिमिनल कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, तो कोई इंफॉर्मेशन आप दे दिया, कोई क्रिमिनल के ऊपर इंफॉर्मेशन दे दिया और उसको आराम से पुलिस अरेस्ट कर दिया, और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रिलेटेड में आप कुछ इंफॉर्मेशन दिया, उसमें आपको रिवॉर्ड मिला। तो ये जो रिवॉर्ड आप रिसीव कर रहे हो इसके लिए भी परमिशन नहीं चाहिए। और जो ऐसा कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशन है, गवर्नमेंट एक्ट है, according to the government regulations and act in certain conditions if you receive the reward then there is no need of permission। ये है। ठीक है, नेक्स्ट वन, any reward sanctioned for services connected with the administration of the customs and excise laws। ऐसा कुछ सर्विसेज है, सर्विसेज रिलेटेड टू द कस्टम्स एंड एक्साइज लॉज, या कस्टम्स एंड एक्साइज लॉज कुछ सर्विसेज रिलेटेड है जिसमें आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, तो उसके लिए भी परमिशन नहीं चाहिए। नेक्स्ट वन, any fees payable to a government servant for duties which he is required to perform in his official capacity under any special or local law or by order of government। सपोज कुछ स्पेशल लॉ है कि लोकल लॉ है कि ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट है, जो आप जो ड्यूटी कर रहे हो, कुछ एडिशनल ड्यूटी कर रहे हो, ओके, ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ एडिशनल ड्यूटी कर रहे हो, उसमें आपको फीस मिल रहा है, तो उसके लिए भी कोई परमिशन का जरूरत नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्डर है। क्योंकि जो लोकल लॉ है कि स्पेशल लॉ है, आप ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटीज कर रहे हो, उसके लिए फीस मिल रहा है, तो ये फीस भी एक रिवार्ड है, तो उसके लिए भी कोई परमिशन का जरूरत नहीं है। तो ये 5 कंडीशंस आप थोड़ा याद रखिए फंडामेंटल रूल 48 में, जिसमें एम्प्लॉइज को अवार्ड मिल रहा है सर्टेन कंडीशंस में, मगर उसमें परमिशन का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर एक नोट दिया है, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कैलकुलेशन में भी दे दिया मैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑलरेडी ऑन फॉरेन सर्विस आर रिक्वायर्ड टू वर्क इन सम कैपेसिटी फॉर ए थर्ड पार्टी। अभी गवर्नमेंट ऑफिसर फॉरेन सर्विस में है मगर वो थर्ड पार्टी के लिए काम किया और थर्ड पार्टी से वो कुछ फी रिसीव कर रहा है। ठीक है, अभी कंसर्न एम्प्लॉय वो फॉरेन सर्विस में है और वो थर्ड पार्टी के लिए काम किया और उसको कुछ फी मिला, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है? सच फीस माइनस
जो फी आपको मिला उसमें माइनस कर दीजिए कि जो भी ट्रैवलिंग अलाउंस में जो भी एक्सपेंडिचर आपके ऊपर किया है बोरोइंग डिपार्टमेंट ने, उसको माइनस कर दीजिए। जितना फी मिला थर्ड पार्टी के लिए आप काम किया, क्योंकि आप अभी बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो फॉरेन सर्विस में, तो थर्ड पार्टी के लिए काम किया, आपको फी मिला, और उसमें माइनस कर दीजिए जो ट्रैवलिंग अलाउंस बियर किया आपका फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आपका जाने आने का टू एंड फ्रो में जो ट्रैवलिंग अलाउंस में जो पैसा एक्सपेंडिचर किया आपका फॉरेन एम्प्लॉयर, तो उसको उस अमाउंट को माइनस कर दीजिए, ठीक है, फी से। बाकी जो अमाउंट रहेगा वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाएगा। द अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू, बाकी जो माइनस, सपोज आपको फी मिला 5000, ट्रैवलिंग अलाउंस के ऊपर आपके ऊपर खर्च हुआ 3000, ये ट्रैवलिंग अलाउंस के ऊपर खर्च हुआ, कौन खर्च किया? फॉरेन एम्प्लॉयर ने खर्च किया, उसको माइनस कर दीजिए। बाकी फी का कितना परसेंट बचा? 2000, तो ये डायरेक्टली क्रेडिटेड टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट वन, फंडामेंटल रूल 48A, कैपिटल ए, इसमें बहुत अच्छा है। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट वो ऑफिशियल कैपेसिटी में इन्वॉल्व इन साइंटिफिक और टेक्निकल रिसर्च, ठीक है, आप कोई साइंटिफिक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, ठीक है, और उसमें साइंटिफिक और टेक्निकल रिसर्च में आप इन्वॉल्व हो, जैसे आपको ठीक है, कोई साइंटिफिक डिपार्टमेंट में आप साइंटिफिक रिसर्च और टेक्निकल रिसर्च में इन्वॉल्व हो, उसका जो पैटेंट है, ठीक है, पैटेंट राइट है, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, क्योंकि आप एक ऐसा प्रोडक्ट इनोवेट किया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको उसका जो स्ट्रैटेजी है, उसका जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है, आप किसी को इन्फॉर्म नहीं करोगे, ना खुद आप लोगे, ना उसको किसको हैंड ओवर करोगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से, क्योंकि उसमें जो आप जो प्रोडक्ट इनोवेट किया उसका स्पेसिफिक साइंटिफिक गाइडलाइंस है। आप कोई और किसको वो साइंटिफिक गाइडलाइन दे दिया तो वो उस तरीके का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने लगेगा, ठीक है, और वो ब्रीच द रूल ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि एक पैटेंट राइट होता है। तो पैटेंट राइट मीन्स ओनली आप कोई साइंटिफिक टेक्निकल रिसर्च में काम कर रहे हो, मीन्स आपको ही पता है पैटेंट राइट कि ये साइंटिफिक गाइडलाइंस है, हम इस प्रोडक्ट को इस तरीके से बना सकते हैं, और कोई इसको फॉलो नहीं कर सकता वो गाइडलाइन को। तो आप जब उस तरीके का जॉब में हो, ओके, देखिए CSIR एक ऑर्गेनाइजेशन है, CSIR सेंट्रल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, तो न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट, कुछ साइंटिफिक प्रोडक्ट हम वहां पर जनरेट करते हैं और उसका पैटेंट होता है। पैटेंट मीन्स उसका स्पेसिफिक साइंटिफिक गाइडलाइन से आप और किसको दे दोगे वो उस तरीके का प्रोडक्ट को वो प्रोड्यूस करने लगेगा। तो ये रूल में है, यदि आप कोई साइंटिफिक और टेक्निकल रिसर्च में काम कर रहे हो तो जो पैटेंट राइट है ना उसको आप ऑब्टेन करोगे, आप खुद लेकर इंडिविजुअली वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करोगे, ना और किसको आप दे सकते हो वो पैटेंट राइट को दे दोगे, तो आप वहां पर आपको you breach the guideline, then action, stringent action should be initiated by the government। समझ में आ रहा है? तो वो फंडामेंटल रूल 48 है। तो जो पैटेंट है, कोई साइंटिफिक जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि टेक्निकल रिसर्च में आप काम कर रहे हो, ठीक है, साइंटिस्ट के आकार में आप जो भी प्रोडक्ट को इनोवेट किया उसका पैटेंट राइट आप खुद इंडिविजुअली यूज कर सकते हो, ना और किसको दे सकते हो, ठीक है। यदि आप उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है, ये जो पैटेंट राइट के ऊपर, अब जो मैं अभी बताया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ऊपर यदि कोई प्रॉब्लम आता है ये रूल 48A के ऊपर, उसको फाइनल जजमेंट कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। यदि आप रूल को ब्रीच करते हो, जो पैटेंट है आप और किसको दे दिया कि आप इंडिविजुअली वो पैटेंट को लेकर कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो और गवर्नमेंट को पता चला, तो उसमें जो यदि आप कोई रूल्स वायोलेट करते हो रूल 48A का, तब उसको वो किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसके ऊपर फाइनल जजमेंट देगा, ठीक है। ये फंडामेंटल रूल 48 कैपिटल B बोल रहा है। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल रूल 49 को चलेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ अपॉइंटमेंट में बताया, इसमें याद रखना है कॉम्बिनेशन ऑफ अपॉइंटमेंट जो है ना वो टेम्पररी पीरियड के लिए है। ये देखिए प्रमोशन में क्या है, आपको प्रमोशन मिल गया तो हायर पोस्ट में आप चले गए, वो परमानेंट होता है। मगर यहां पे कोई एडिशनल पोस्ट आप हैंडल कर रहे हो तो एडिशनल पोस्ट को आप हैंडल करोगे तो वो टेम्पररी पीरियड के लिए होता है, वो परमानेंट पीरियड के लिए नहीं।
तो वही कॉम्बिनेशन ऑफ पोस्ट, आपका एक पोस्ट है, आप एक पोस्ट में काम कर रहे हो, आपको एक एडिशनल पोस्ट मिला, तो वो टेम्पररी पीरियड के लिए मिलेगा। तो वही है, ऑप्शंस दिया है, उसमें आपका पे कैसे रेगुलेट होगा। यदि आपको एडिशनल पोस्ट मिलेगा, आपका पेरेंटल पोस्ट है, आपको एक एडिशनल पोस्ट मिला, इस केस में आपका पे रेगुलेशन कैसे होगा, ठीक है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे अभी। देखिए एक एक कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन देखिए, where a government servant is formally appointed to hold full charge of the duties of a higher post in the same office, देखिए appointed to hold full charge of the duties of a higher post in the same office as his own and in the same cadre, ठीक है, in addition to his ordinary duty, आपका एक ऑर्डिनरी ड्यूटी है, आप एक पोस्ट में हो, उसी कैडर में, उसी ऑफिस में आपको एक एडिशनल पोस्ट को हैंडल करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो उसको ऑफिशिएटिंग पोस्ट कहा जाता है। आपका एक पोस्ट है उसी ऑफिस में और उसी कैडर में, आपको एक एडिशनल पोस्ट, हायर पोस्ट को हैंडल करना है, तो वही ऑफिशिएटिंग पे, तो आप एक एडिशनल पोस्ट को हैंडल कर रहे हो, मीन्स यू मस्ट कैरी मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ना, यू कैरी आउट मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यू टेक मोर बर्डन, आपको ज्यादा बर्डन होगा, आप ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, क्योंकि एक हायर एडिशनल पोस्ट मिल गया, ठीक है, वो एडिशनल टेम्पररी पीरियड के लिए मिले, ऑफिशिएटिंग पोस्ट मींस टेम्पररी पीरियड के लिए, ठीक है। जो फंडामेंटल रूल 49, ये जो एडिशनल पोस्ट को आप हैंडल करोगे टेम्पररी पीरियड के लिए, ठीक है, तो उस केस में आपको हायर पोस्ट के हिसाब से आपका पे फिक्स होगा। आप फंडामेंटल रूल 35 देखिए, ऑफिशिएटिंग पे मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी, आप मेरा फंडामेंटल रूल फंडामेंटल रूल 4 पार्ट 4 को देख लीजिए, फंडामेंटल रूल पार्ट 4 को देख लीजिए, तो एक ऑफिशिएटिंग पे के हिसाब से आपको आपका पे फिक्स किया जाएगा, ठीक है। जब आप एक एडिशनल पोस्ट को हैंडल करोगे, आप ऑफिशिएटिंग पोस्ट को आप हैंडल करोगे, उसमें यू कैरी आउट मोर रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड यू टेक मोर बर्डन, तो उसके लिए जो हायर पोस्ट का मैं कैसे उसको एग्जाम्पल में बताया था, आप एक पे लेवल में हो, सपोज आप अभी पे लेवल 13 में हो, आप अभी 14 को जाओगे, ठीक है, इसमें आपका सपोज फॉर एग्जांपल आपका अभी सपोज 1,20,000 था आपका पे लेवल, उसमें एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा, सपोज इंक्रीमेंट मिलने के बाद सपोज हो गया 1,24,000, मैं एक छोटा ऐसे इमेजिनरी एग्जांपल, तो आप पे लेवल 13 में आपका ये बेसिक पे था, अभी आपको हायर पोस्ट में जाना है ऑफिशिएटिंग करने के लिए, टेम्पररी पीरियड के लिए आपको एक हायर पोस्ट, एडिशनल पोस्ट मिल गया, तो आप अभी पे लेवल 14 को जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको टेम्पररी पीरियड के लिए पे लेवल 14 को हैंडल करना है, क्योंकि एक हायर पोस्ट को हैंडल करना है, तो आपका अभी पे लेवल कितना था, पे लेवल 13 में 1,20,000, उसमें एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा 1,24,000, अभी हम जो हायर पोस्ट है उसका पे लेवल 14 है, उसमें जाकर देखेंगे 1,24,000 है कि नहीं, यदि नहीं है, उससे ज्यादा जो होगा वो पे फिक्स होगा, ठीक है। तो यहां पर ऐसे पे फिक्स होता है, ठीक है, मगर यहां पर एक मजा बात है, नो एडिशनल पे शैल हाउएवर बी अलाउड फॉर परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ ए लोअर पोस्ट, यदि आप कोई लोअर पोस्ट को हैंडल कर रहे हो, ओके, आपका जो एडिशनल पोस्ट होगा वो लोअर पोस्ट होगा, यदि आप लोअर पोस्ट आज एडिशनल पोस्ट जो हैंडल करोगे वो लोअर पोस्ट होगा, तो उसमें आपको एडिशनल पे नहीं मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर अदरवाइज आप जब ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में, ठीक है, हायर पोस्ट को जा रहे हो, तो टेम्पररी पीरियड के लिए, तो उस केस में आपको हायर पोस्ट के हिसाब से आपका पे फिक्स होगा, ये वही दे दिया पूरा, देखिए फॉर्मली अपॉइंटेड टू होल्ड फुल चार्ज ऑफ द ड्यूटीज ऑफ ए हायर पोस्ट, ठीक है, आप ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में टेम्पररी पीरियड के लिए आपको एक हायर पोस्ट को हैंडल करना है, तो जो हायर पोस्ट का जो पे है मैं अभी बताया कैसे फिक्स होता है, तो ऑफिशिएटिंग पे फिक्सेशन रूल 35 में डिस्कस कर चुका हूं, उसके हिसाब से आपको आपका पे फिक्स होगा। मगर यदि आपको लोअर पोस्ट में जा रहे हो, आपका जो पोस्ट है मगर उससे पोस्ट लोअर है, आप लोअर पोस्ट में जा रहे हो, वहां पर आपको एडिशनल पे नहीं मिलेगा, ठीक है, ये एक ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 में दे दिया, where a government servant is formally appointed to hold dual charges of 2 posts in the same cadre in the same office carrying identical scale of pay, देखिए अभी डुअल चार्ज आपको मिला, डुअल चार्ज, मगर आपका जो पे स्केल दोनों का सेम है, जो डुअल चार्ज मिला
आपका एक तो पोस्ट है, आपको एक एडिशनल पोस्ट को हैंडल करना है। जो आपका पेरेंटल पोस्ट है और जो एडिशनल पोस्ट है, दोनों का पे स्केल सेम है। तो दोनों का पे स्केल सेम होगा तो कोई एडिशनल पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दो पोस्ट होगा। सपोज ये आपका पेरेंटल पोस्ट होगा, ये एडिशनल होगा, ये दोनों में आपका पे स्केल सेम है, ये दोनों में पे स्केल सेम है। तो पे स्केल सेम होगा तो उस केस में आपको एडिशनल पे नहीं मिलेगा, नो एडिशनल पे, याद रखना है। हाँ, यदि आपको जो एडिशनल पोस्ट मिला, ये जो एडिशनल पोस्ट मिला, एडिशनल पोस्ट में क्या है, आपको स्पेशल पे मिल सकता है, मगर स्पेशल पे कब मिलता है? स्पेशल पे में क्या है, कुछ डिफिकल्ट वर्क आप कर रहे हो, ओके, द वर्क इज वेरी आर्डुअस वन, वर्क इज वेरी डिफिकल्ट वन, और क्या है, यू कैरी मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो उसमें स्पेशल पे मिलता है। यदि एडिशनल पोस्ट में अंडरलाइन किया, यदि एडिशनल पोस्ट में कुछ आर्डुअस वर्क है, मैं लिख देता हूं, आर्डुअस माने डिफिकल्ट वर्क है और मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अब आपको स्पेशल पे मिलता है। ठीक है, तो वहां पर स्पेशल पे मिलेगा, तो स्पेशल पे मींस एक एडिशनल पे हो गया। मगर ये नहीं है, तो आपको दो पोस्ट हैंडल कर रहे हो और दो पोस्ट का जो पे स्केल सेम है, वहां पर आपको एडिशनल पे नहीं मिलेगा। हाँ, एडिशनल पोस्ट में ये जो दो कंडीशन में बताया, एडिशनल पोस्ट में थोड़ा डिफिकल्ट वर्क है और आप यू कैरी मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो उस केस में स्पेशल पे मिलेगा। तो स्पेशल वहां पर वो स्पेशल पे एक एडिशनल पे की तरह होता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन को चलेंगे। थर्ड ऑप्शन में where a government servant is formally appointed to hold charge of another post or post which is or are not in the same office, or which though in the same office or is or are not in the same cadre or line of promotion। तो इसमें आप याद रखिए, यदि फॉर्मली मीन्स टेम्पररी, फॉर्मली अपॉइंटेड टू होल्ड चार्ज ऑफ अनदर पोस्ट, यदि आपको फॉर्मली टेम्पररी पीरियड के लिए अनदर पोस्ट का चार्ज मिल रहा है, चाहे वो अनदर पोस्ट आपका सेम ऑफिस में हो, सेम कैडर में हो कि आउटसाइड एक्स कैडर में हो, ठीक है, मगर उसमें आपका पे कैसे फिक्स होगा ना, जो आपका पेरेंटल पोस्ट है, ठीक है, आपका पेरेंटल पोस्ट है प्लस एक एडिशनल पोस्ट, दोनों में जो हायर होगा, ये दोनों में जो हायर होगा, ठीक है, उसी पोस्ट के हिसाब से आपका पे फिक्सेशन होगा। समझ में आ गया? क्लियर है कि नहीं? तो आपको एक फॉर्मल पीरियड के लिए, टेम्पररी पीरियड के लिए, मैं बताया जो फंडामेंटल रूल 49 ये सब डिस्कस कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ पोस्ट, ये सब टेम्पररी है। तो यदि आपका पेरेंटल पोस्ट और आपको एक एडिशनल पोस्ट मिला, तो दोनों में देखेंगे हायर जो है, हायर के हिसाब से आपका पे फिक्स होगा। ठीक है, यदि सपोज और एक देखिए, आपका पेरेंटल पोस्ट है, आपको और 2 पोस्ट मिलेगा, तो उसमें जो हाईएस्ट पोस्ट होगा, इसमें जो हाईएस्ट पोस्ट होगा उसके हिसाब से आपका पे फिक्स होगा, क्योंकि आपका ये पेरेंटल पोस्ट है, आपको और 2 एडिशनल पोस्ट मिला टेम्पररी पीरियड के लिए, फॉर्मल टाइम के लिए फॉर्मली मिला, और 2 पोस्ट को आपको हैंडल करोगे, तो उसमें हम देखेंगे जो हाईएस्ट पोस्ट है उसके हिसाब से आपका पे फिक्स होगा। ठीक है, मगर यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपको डिस्कस किया था कि आपको एडिशनल पे कब मिलेगा। पे तो फिक्स हम पता कर लिए, जब आपको एडिशनल पोस्ट मिल रहा है तो जो भी हायर पोस्ट होगा उसके हिसाब से पे फिक्स होगा, मगर एडिशनल आपको चार्ज कब मिलेगा, ये जो एडिशनल चार्ज कब मिलेगा, ठीक है, एडिशनल चार्ज कब मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यदि आपका एडिशनल पोस्ट ग्रेटर देन बियॉन्ड 45 डेज, बियॉन्ड 45 डेज और अप टू 3 मंथ्स, अप टू 3 मंथ्स होता है, तो इसमें आपको एडिशनल चार्ज मिलेगा। ठीक है, आपको एडिशनल चार्ज मिलेगा यदि आप एडिशनल पोस्ट को हैंडल कर रहे हो बियॉन्ड 45 डेज एंड अप टू 3 मंथ्स। अच्छा, इसमें और एक जो एडिशनल चार्ज आपको मिलेगा वो कैलकुलेशन कैसे होगा, देखिए, एडिशनल जो आपको चार्ज मिलेगा, ठीक है, जो एडिशनल चार्ज एडिशनल पे जो मिलेगा आपको, तो एडिशनल पे का कैलकुलेशन कैसे होगा, एडिशनल पे का कैलकुलेशन क्या होगा, जो एडिशनल पोस्ट है, एडिशनल पोस्ट का जो पे है, एडिशनल पोस्ट का जो पे है
उसका 10% आपको एडिशनल पे मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेसिकली बहुत इजी है। आप अभी एक पेरेंटल पोस्ट में हो और एक एडिशनल पोस्ट मिला, डेफिनेटली वो हायर होगा। तो वो जो एडिशनल पोस्ट, सपोज एडिशनल पोस्ट हायर है, तो एडिशनल पोस्ट जो हायर है उसी के हिसाब से पे फिक्स होगा। क्योंकि मैं अभी बताया आपको एडिशनल पोस्ट मिल रहा है, मींस जो हायर पोस्ट होगा उसके हिसाब से पे फिक्स होगा। मगर क्वेश्चन आता है कि आपको एडिशनल पे कब मिलेगा? आपको एक एडिशनल चार्ज मिला मींस एडिशनल पे मिलेगा। तो एडिशनल पे के लिए आपको क्या कंडीशन है? आप वो एडिशनल पोस्ट को हैंडल करोगे बियॉन्ड 45 डेज अप टू 3 मंथ्स, वहां पर आपको एडिशनल पे मिलेगा। अच्छा, एडिशनल पे कितना मिलेगा? एडिशनल पे कितना मिलेगा ना, जो एडिशनल पोस्ट का जो पे है, एडिशनल पोस्ट का जो पे है उसका 10%, एडिशनल पोस्ट का जो पे है उसका 10%, ठीक है, वो ही आपको एडिशनल पे मिलेगा। मगर कंडीशन है बियॉन्ड 40, एडिशनल पोस्ट को आप हैंडल करोगे बियॉन्ड 45 डेज एंड अप टू 3 मंथ्स, ठीक है, क्लियर? अच्छा, बियॉन्ड 3 मंथ्स हो जाता है, सपोज आपको एक्सीडिंग 3 मंथ्स हो गया, आप एडिशनल पोस्ट को हैंडल कर रहे हो, बियॉन्ड 3 मंथ्स हो गया, तो बियॉन्ड 3 मंथ्स हो गया तो आपको एडिशनल पे कैसे मिलेगा ना? उसके लिए क्या है ना, डीओपीटी का, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का अप्रूवल चाहिए, डीओपीटी का अप्रूवल चाहिए। यदि आप एडिशनल पोस्ट बियॉन्ड 3 मंथ्स में काम करते हो तो डीओपीटी का परमिशन अप्रूवल चाहिए। यदि डीओपीटी अप्रूवल दे देता है कि आप एडिशनल पोस्ट को हैंडल करोगे बियॉन्ड 3 मंथ्स, तब आपको एडिशनल पे मिलेगा, ठीक है, क्लियर? एंड नेक्स्ट वन, यहां पर दे दिया आपको एडिशनल फॉर्मली अपॉइंटेड, तो ये सब आप जो एडिशनल पोस्ट हैंडल कर रहे हो वो टेम्पररी पीरियड के लिए। सपोज आप एडिशनल पोस्ट हैंडल कर रहे हो, आपको एडिशनल पे मिल रहा है, मगर आपका इसमें देखिए जो पे है आपका प्लस एडिशनल पे, प्लस एडिशनल पे, ये दोनों मिलाकर कभी 2,25,000 से ज्यादा नहीं होगा, याद रखिए। आपका एडिशनल पोस्ट आप हैंडल कर रहे हो मींस एडिशनल पे मिल रहा है, और एडिशनल पे के लिए आपको क्या टाइम लाइन है मैं बता दिया। तो आपका पे और एडिशनल पे दोनों मिलाकर कभी 2,25,000 से एक्सीड नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट वन, फिफ्थ बिट को देखिए, इसमें दे दिया सपोज आपको कोई एडिशनल पोस्ट मिल रहा है, मगर एडिशनल पोस्ट का जो वर्क है आपका पेरेंटल पोस्ट का वर्क सेम है। आपको एडिशनल पोस्ट मिला, ये जो ये इसको मैं डिस्कस कर रहा हूं, बिट 5 को, इसमें क्या है, आपको एडिशनल पोस्ट मिला, मगर एडिशनल पोस्ट में जो वर्क है वो आपका पेरेंटल पोस्ट का वर्क से कोई डिफरेंट नहीं है, कोई अलग नहीं है। यदि आपका पेरेंटल पोस्ट का जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो एडिशनल पोस्ट का वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो वर्क रूटीन सेम है, तो वहां पर आपको एडिशनल पे नहीं मिलेगा, नो एडिशनल पे, आप याद रखिए। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पेरेंटल पोस्ट और जो एडिशनल पोस्ट, ये दोनों का जो वर्क रूटीन है सेम है, दोनों का वर्क रूटीन सेम है। तो यदि वर्क रूटीन सेम है, वर्क बर्डन सेम है, तो आपको वहां पर एडिशनल पे नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, यदि आपको कंपेंसेटरी और समटुअरी अलाउंस आर अटैच्ड टू वन और मोर ऑफ द पोस्ट, कंपेंसेटरी ऑफ सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, सपोज आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, तो जब सिटी में कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है उसको कवर अप करने के लिए कंपेंसेटरी अलाउंस, वही है समटुअरी, उसको बोलते हैं समटुअरी अलाउंस। कॉस्ट ऑफ लिविंग हायर हो गया, उसको कवर अप करने के लिए अलाउंस दिया जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर ड्रॉ सच कंपेंसेटरी और समटुअरी अलाउंसेस एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में फिक्स, तो उसको कौन फिक्स करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगा, प्रोवाइडेड दैट सच अलाउंसेस shall not exceed the total of the compensatory and sumptuary allowances attached to all the post। तो आपको देखिए दो, अभी आपका पेरेंटल पोस्ट है, आपको एक एडिशनल पोस्ट मिले है, दोनों में सपोज दोनों में आपको कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, दोनों में कॉम्पेंसेटरी अलाउंस मिल रहा है कि समटुअरी अलाउंस मिल रहा है, तो इसमें क्या है, यदि आप दोनों में आपको मिल रहा है मगर जो गवर्नमेंट फिक्स किया है कि आपको इतना ही कॉम्पेंसेटरी अलाउंस मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, तो दोनों में यदि आपको कॉम्पेंसेटरी अलाउंस मिल रहा है दोनों पोस्ट में, मगर वो जो गवर्नमेंट फिक्स किया है एक लिमिट कि कॉम्पेंसेटरी अलाउंस का ये लिमिट है, सपोज फॉर एग्जांपल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस का लिमिट 5,000 है, चाहे आप एक पोस्ट में काम करो कि दो पोस्ट में काम करो, तो दोनों पोस्ट में आपको कॉम्पेंसेटरी अलाउंस मिल रहा है, मगर इससे ज्यादा नहीं होगा।
क्योंकि ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स किया है कि कॉम्पेंसेटरी अलाउंस 5000 से ज्यादा नहीं होगा, चाहे आप एक पोस्ट में काम करो कि मोर देन वन पोस्ट में काम करो। ठीक है, और कुछ नोट में देखेंगे एडिशनल थिंग्स है, वही रूल, फंडामेंटल रूल 49, जो कॉम्बिनेशन ऑफ पोस्ट फॉर टेम्पोररी पीरियड ऑफ टाइम, एडिशनल चार्ज ऑफ एक्स कैडर पोस्ट ट्रीटेड एज कॉम्बिनेशन। सपोज आप एक्स कैडर, आपका कैडर में नहीं काम करोगे, आपको सपोज आपका पेरेंटल पोस्ट है, प्लस जो आपको एडिशनल पोस्ट मिला वो एक्स कैडर में मिला। ठीक है, जो आपको एडिशनल पोस्ट मिला वो एक्स कैडर में मिला। ठीक है, तो उसको कॉम्बिनेशन ऑफ, इसको भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ अपॉइंटमेंट बोलेंगे। ठीक है, आप ये मत समझो कि ओनली मैं जो ऑफिस में काम कर रहा हूं और मैं जो कैडर में काम कर रहा हूं उसी में ओनली एडिशनल पोस्ट मिलेगा तो उसको कॉम्बिनेशन ऑफ अपॉइंटमेंट बोलेंगे, ये नहीं है। आप आपका पेरेंटल पोस्ट में काम कर रहे हो, कभी कभी आउटसाइड कैडर में आपको एक एडिशनल पोस्ट मिला तो उसको भी कॉम्बिनेशन ऑफ अपॉइंटमेंट हम बोलेंगे। ठीक है, और यदि आपको कुछ एडिशनल चार्ज मिलता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और ऑटोनोमस बॉडीज में, आप अभी डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हो पेरेंटल पोस्ट, प्लस आपको जो एडिशनल पोस्ट मिला वो बेसिकली पीएसयूज और ऑटोनोमस बॉडीज में, यदि आपको एडिशनल पोस्ट पीएसयूज ऑटोनोमस बॉडीज में मिल रहा है तो वहां पर आपको कोई एडिशनल पे नहीं मिलेगा, याद रखिए। ओनली आपका डायरेक्ट डिपार्टमेंट में, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यदि आपको एडिशनल पोस्ट मिलता है वहां पर एडिशनल पे मिलेगा, मगर आपको एडिशनल पे पीएसयू की कोई पब्लिक बॉडी, कोई ऑटोनोमस बॉडीज में एडिशनल पोस्ट मिल रहा है तो उसमें आपको एडिशनल पे नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, ऑफिसर्स होल्डिंग एडिशनल चार्ज ऑफ पीएसयूज एटसेट्रा आर एंटाइटल्ड ओनली टू द सेम फैसिलिटीज आज आर एडमिसेबल टू देम इन द गवर्नमेंट। यदि आप कोई एडिशनल चार्ज, देखो पीएसयूज में अभी बताया, यदि आप कोई एडिशनल चार्ज मिला पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में कि ऑटोनोमस बॉडीज में, उसमें कोई आपको एडिशनल फैसिलिटी नहीं मिलेगा, जो आप जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो जो फैसिलिटी है वही सेम फैसिलिटी मिलेगा। नेक्स्ट है, द प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल रूल 49 आर एप्लीकेबल ओनली टू गवर्नमेंट सर्वेंट। याद रखिए, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ अपॉइंटमेंट है ओनली वही डायरेक्टली डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। ठीक है, वही ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। कोई ऑटोनोमस बॉडीज में आपको एडिशनल चार्ज मिल रहा है, ऑटोनोमस बॉडीज की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और एनी अदर पब्लिक बॉडी, वहां पर आपको कोई एडिशनल पे नहीं मिलेगा। उसी सेंट्रल गवर्नमेंट कैडर में आपको एडिशनल पोस्ट मिल रहा है तो आपको एडिशनल पे मिलेगा। ठीक है, तो वो चीज दे दिया, क्लियर। नेक्स्ट वन, द प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल रूल 49 आर एप्लीकेबल टू केसेस where the post held by the government servant and the post who is appointed are under the government। पता है, मैं वही बताया, ओनली डायरेक्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। यदि आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कुछ एडिशनल चार्ज मिल रहा है, चाहे आपका सेम कैडर में हो कि एक्स कैडर में हो, तब आपको एडिशनल पे मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज प्रोविजन FR 49 लागू नहीं होगा। ठीक है, आप अभी डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, आपको अभी एडिशनल चार्ज मिला ऑटोनोमस बॉडी में कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, तो वहां पर कोई एडिशनल पे आपको नहीं मिलेगा। जो बेनिफिट वही आपका सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो बेनिफिट है वही सेम बेनिफिट रहेगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स मेड अंडर, अच्छा इसमें एक दे दिया, ये प्रमोशन नहीं है, ये एक टेम्पोररी पीरियड। आप ये मत मानिए कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स है, ठीक है, तो आप ये मत मानिए कि आपको एक एडिशनल पोस्ट मिला वो टेम्पोररी पीरियड के लिए, वो परमानेंट के लिए नहीं मिला। जैसे प्रमोशन हो जाता है हायर पोस्ट में, तो प्रमोशन जब आप कोई हायर पोस्ट में आपका प्रमोशन हो गया वहां पर ऑल बेनिफिट्स मिलता है। मगर यहां पर जो रूल है, जो फंडामेंटल रूल 49 बोल रहा है कि आपको जो एडिशनल पोस्ट हैंडल करना है वो एक टेम्पोररी पीरियड के लिए करना है, अप टू 3 मंथ्स। अब मोर देन 3 मंथ्स कर रहे हो तो वो किसका अप्रूवल चाहिए? डीओपीटी का, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। ये जैसे प्रमोशन पोस्ट में हम जा रहे हैं परमानेंटली, तो प्रमोशन पोस्ट में हम जब परमानेंटली जा रहे हैं वहां पर परमानेंट जो भी बेनिफिट से हम मिलेगा। ठीक है, मगर ये नहीं है फंडामेंटल रूल 49 में। यदि आप कोई एडिशनल पोस्ट को हैंडल कर रहे हो वो बेसिकली टेम्पोररी पीरियड के लिए। ये यहां पर दे दिया, यदि फंडामेंटल रूल 49 में आपको कुछ एडिशनल पोस्ट मिल रहा है, किसका अप्रूवल चाहिए? डीओपीटी का अप्रूवल चाहिए। विदाउट द परमिशन ऑफ द डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, आपको एडिशनल पोस्ट को हैंडल नहीं करना है। ठीक है, तो डीओपीटी आपको अप्रूवल करता है और करने के बाद आपका जो डिपार्टमेंट है, ठीक है,
आपको एडिशनल पोस्ट के लिए असाइन करता है, ठीक है। और जो द पर्सन हु इज फेसिंग डिसिप्लिनरी, सपोज कोई एम्प्लॉय के ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है तो उसको कोई एडिशनल पोस्ट नहीं दिया जाएगा। और एक है कुछ अपार जो है, जो एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट है, उसमें कुछ सपोज ऐसा रिमार्क है जो एडवर्स एंट्री है आपका अपार में, कंसर्न एम्प्लॉय का अपार में कुछ एडवर्स एंट्री है, तब उसको एक्चुअली एडिशनल पोस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया जाएगा। तो दो चीज, एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है आपके ऊपर, आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया जाएगा, एडिशनल पोस्ट नहीं दिया जाएगा, कि आपका अपार में जो एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट है उसमें कुछ एडवर्स एंट्री है, तब आपको एडिशनल पोस्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये सब कंडीशंस था। तो आपको याद रखना है जो रूल 40, जो फंडामेंटल रूल 49 है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ पोस्ट है वो बेसिकली टेम्पररी पीरियड के लिए होता है, ठीक है। चलो ठीक है, फंडामेंटल रूल 50, डेपुटेशन आउट ऑफ इंडिया। आपको डेपुटेशन में भेजा जाएगा अब्रोड को, आउट ऑफ इंडिया। तो ये रूल बता रहा है कि कौन उसको अप्रूव करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये रूल फंडामेंटल रूल 50, इसके ऊपर मेरा एक एमसीक्यू था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फंडामेंटल रूल 50 बोल रहा है कि जब आपको डेपुटेशन में अब्रोड को भेजा जाएगा उसको कौन अप्रूव करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, फंडामेंटल रूल 51, पे ड्यूरिंग। अच्छा, यदि आप डेपुटेशन आउट ऑफ इंडिया, आपको अभी डेपुटेशन में अब्रोड को भेज दिया गया, तो आपका पे क्या होगा, आपका पे लेवल क्या होगा। यहां पर याद रखिए कि व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट, जो रेड पार्ट है वो क्वेश्चन है, व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज विथ प्रॉपर सैंक्शन टेम्पोररीली डेप्यूटेड फॉर ड्यूटी आउट ऑफ इंडिया, आइदर इन कनेक्शन विद द पोस्ट हेल्ड बाय हिम इन इंडिया और इन कनेक्शन विथ एनी स्पेशल ड्यूटी। देखिए, यदि आपको अभी डेपुटेशन में भेजा गया आउट ऑफ इंडिया, जो आपका पोस्ट का, जो आप पोस्ट में हो इंडिया में अभी, उसका कोई कनेक्टेड है, तो उसके हिसाब से आपको आउट ऑफ इंडिया डेपुटेशन में भेजा गया, कि और कोई स्पेशल ड्यूटी है, और कोई स्पेशल ड्यूटी के हिसाब से आपको टेम्पररी पीरियड के लिए डेपुटेशन में आउट ऑफ इंडिया भेजा गया। मगर उसमें जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ही मे बी अलाउड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट टू ड्रॉ। तो ये जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट का ऑर्डर है कि यदि आपका जो पोस्ट है इंडिया में, उसी रिलेटेड कनेक्शन में आपको डेपुटेशन में भेजा जा रहा है अब्रोड को टेम्पररी पीरियड के लिए, और कोई स्पेशल ड्यूटी के लिए आपको भेजा जा रहा है डेपुटेशन में अब्रोड को टेम्पररी पीरियड के लिए, मगर उसमें जो पे क्या होगा ना, आपको जो पे मिल रहा है, आपका जो इंडिया में जो पोस्ट था, जो इंडिया में आपका पोस्ट है, उसका जो पे है वही पे मिलेगा, याद रखिए, ठीक है। ये फंडामेंटल रूल 51 बोल रहा है कि जो इंडिया में जो पोस्ट है आपका, जो पे लेवल है, उसी पे के हिसाब से आपको ड्रॉ करना है सैलरी, ठीक है, कोई अलग नहीं रहेगा, क्लियर। अच्छा, यहां पर एक चीज दे दिया, सपोज अभी गवर्नमेंट सर्वेंट लीव में है, गवर्नमेंट सर्वेंट लीव में है और उसको आउट ऑफ इंडिया डेपुटेशन में भेज दिया गया, तो उसको क्या मिलेगा, ठीक है। वो भी लीव में है मगर उसको डेपुटेशन में आउट ऑफ इंडिया को भेज दिया गया, चाहे रिलेटेड टू द कनेक्शन ऑफ हिज पोस्ट और स्पेशल ड्यूटी में, तो उसमें उसको क्या मिलेगा, उसको क्या है, लीव सैलरी मिलेगा। एज यूजुअल वो लीव में है, अभी इंडिया में जो पोस्ट था वो उसमें लीव है, तो लीव पीरियड में ही उसको डेपुटेशन में आउटसाइड ऑफ इंडिया को भेजा गया, तो एज यूजुअल लीव सैलरी मिलेगा, मगर एक ऑनरेरियम मिलेगा, क्योंकि उसको अभी जाकर उसका लीव चल रहा है मगर उसको डेपुटेशन में भेज दिया गया अब्रोड को, ठीक है। तो उसको एक ऑनरेरियम कितना मिलेगा ना, 1/6 ऑफ द पे, जो पोस्ट उसका इंडिया में है लीव के पहले जो उसका पे था, उसका 1/6 एक ऑनरेरियम उसको दिया जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो एज यूजुअल उसको लीव सैलरी मिलेगा, ठीक है। अभी जो इंडिया में पोस्ट था वो लीव में है और लीव पीरियड में उसको भेज दिया गया अब्रोड को डेपुटेशन में, तो उसको लीव सैलरी एज यूजुअल मिलेगा, मगर एक ऑनरेरियम मिलेगा। ऑनरेरियम कितना होगा ना, 1/6 ऑफ द पे, 1/6 ऑफ द पे। कौन सा पे ना, जो इंडिया में जो पोस्ट है, जो पे लेवल है बिफोर लीव, जो बेसिक पे है उसके हिसाब से 1/6 उसको एक ऑनरेरियम मिलेगा, ठीक है, क्लियर। और यदि वो उसी डेपुटेशन पीरियड में इंडिया को आ रहा है और फिर फॉरेन जा रहा है, तो उसका जो कॉस्ट है वो खुद बियर करेगा,
ठीक है, एक स्पेसिफिक टेम्पररी पीरियड के लिए उसको डेपुटेशन में भेजा गया और उसी पीरियड में वो इंडिया को आ रहा है और फिर वो रिटर्न कर रहा है फॉरेन कंट्री को, तो उसमें जो भी कॉस्ट ऑफ पैसेजेस होगा वो खुद बियर करेगा, खुद एम्प्लॉय बियर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये जो है FR 51A क्या बोल रहा है ना, when a government servant is with proper sanction deputed for duty out of India to hold a regular constituted permanent or quasi permanent post other than a post born on the cadre of the service to which he belongs। अच्छा, इसमें क्या है, यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को डेपुटेशन में भेज दिया गया फॉरेन कंट्री को परमानेंट टाइम के लिए, क्योंकि डेपुटेशन में बेसिकली मैं जो प्रीवियस में बताया ओनली फंडामेंटल रूल 51 बट टेम्पररी पीरियड के लिए है, जैसे उसका पोस्ट रिलेटेड कनेक्शन है कि कोई स्पेशल ड्यूटी है, और यहां पर क्या है ना, उसको परमानेंटली सपोज डेपुटेशन में भेज दिया गया आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसका कोई जो कैडर पोस्ट है उसके साथ कुछ लिंक नहीं है, उसका जो कैडर पोस्ट है उसके साथ कुछ लिंक नहीं है, तो वहां पर जो पे रेगुलेट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही फिक्स करेगा, याद रखिए। मगर प्रीवियस में क्या था कि उसका जो डेपुटेशन में टेम्पररी पीरियड के लिए जा रहा है वो उसका पोस्ट के साथ कनेक्शन है कि कोई स्पेशल ड्यूटी है, तो टेम्पररी पीरियड के लिए उसको डेपुटेशन में भेजा जा रहा है, तो उसके उसमें जो पे जो ड्रॉ करेगा एक्चुअली इंडिया में जो पोस्ट था उसका जो पे था उसी के हिसाब से वो ड्रॉ करेगा। मगर यहां पर थोड़ा डिफरेंट है, यदि आप उसको डेपुटेशन में भेज दिया गया परमानेंटली, ठीक है, तो और उसका कैडर पोस्ट के साथ कोई लिंक नहीं है, तो इसमें जो पे फिक्स होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगा। तो ये फंडामेंटल रूल 51A बोल रहा है। ठीक है, और अब हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर फॉरेन सर्विस। कभी कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ रहा है कुछ डिपार्टमेंट में, जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जाम हो रहा है और वहां पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो यहां पर आपको याद रखिए टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर फॉरेन सर्विस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फर्स्ट पॉइंट बहुत क्लियर है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 9 इयर्स काम करने के बाद ही आप डेपुटेशन के लिए फॉरेन सर्विस के लिए एलिजिबल हो, आपको 9 इयर्स काम करना है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो आप फॉरेन सर्विस के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड है, यदि आप फॉरेन सर्विस के लिए एलिजिबल हो तो विजिलेंस क्लियरेंस जरूरी है, विजिलेंस एंगल में क्लियरेंस जरूरी है, यदि विजिलेंस एंगल में क्लियरेंस है तो आप फॉरेन सर्विस के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये जो पॉइंट है, जो बोरोइंग डिपार्टमेंट को आप अभी जा रहे हो फॉरेन सर्विस के लिए, ठीक है, आपका जो पेरेंटल डिपार्टमेंट है वो लेंडिंग डिपार्टमेंट है, मगर अभी आप फॉरेन सर्विस में जो टेम्पररी पीरियड के लिए जा रहे हो न्यू ऑर्गेनाइजेशन को, वो बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन है। मगर आप कब एलिजिबल हो जाएंगे ना, यदि जो बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन को आप जा रहे हो उसके साथ प्रीवियस 5 इयर्स में कोई डील नहीं है, आपका कोई लिंक नहीं है, तो वही है फॉर फॉरेन सर्विस द ऑफिसर शुड नॉट हैव डेल्ट विद द बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन द लास्ट 5 इयर्स। जो प्रीवियस 5 इयर्स में आप जो बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन को जा रहे हो फॉरेन सर्विस में, उसके साथ कोई भी डीलिंग आपका नहीं है। नेक्स्ट है जो एन ऑफिसर शैल नॉट बी अलाउड टू प्रोसीड ऑन फॉरेन सर्विस टू ऑर्गेनाइजेशंस इन व्हिच ही और एनी ऑफ हिज ब्लड रिलेशंस इज कनेक्टेड विद द सेटिंग अप और मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप सपोज आप फॉरेन सर्विस में जिस ऑर्गेनाइजेशन को जा रहे हो, चाहे आप और आपका कोई ब्लड रिलेशन का कनेक्शन वहां पर नहीं है, जैसे वो बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है कि उसको वो बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन को जो सेटिंग किया है उसके साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। ठीक है, और मोड ऑफ सिलेक्शन में बताया था, यदि फॉरेन सर्विस में आप जा रहे हो तो आपका सिलेक्शन जो होगा थ्रू एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, थ्रू नॉमिनेशन हो सकता है और थ्रू डायरेक्ट ऑफर हो सकता है, तो तीनों है। थ्रू एडवर्टाइजमेंट में आप अप्लाई करोगे फॉरेन सर्विस के लिए, नहीं तो आपको नॉमिनेट किया जाएगा, नहीं तो आपको डायरेक्ट ऑफर किया जाएगा। और यदि आप फॉरेन सर्विस में कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को जा रहे हो, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन को जा रहे हो, और जो नेक्स्ट में बता दिया, देखिए ऑटोनोमस बॉडीज है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रहा है, कि कोई प्राइवेट बॉडी कंट्रोल नहीं कर रहा है, इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन को आप जा रहे हो फॉरेन सर्विस में, तो एक स्ट्रेच में आप 5 इयर्स जा सकते हो, एंटायर कैरियर्स में 7 इयर्स जा सकते हो, याद रखना है, वन स्ट्रेच में 5 इयर्स, एंटायर कैरियर में 7 इयर्स। ठीक है, नेक्स्ट वन,
The provisions of paying of the government 1/3 of the amount of fee earned by the officer during short term assignment. सपोज आपको कोई शॉर्ट टर्म असाइनमेंट मिला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, कुछ शॉर्ट टर्म असाइनमेंट मिला, जैसे सपोज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, कि वर्ल्ड बैंक में, कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, कुछ आपको शॉर्ट टर्म असाइनमेंट मिला जिसमें आपको फी मिल रहा है, तो उसका 1/3 अमाउंट आपको गवर्नमेंट को देना जरूरी नहीं है, वो अभी रिमूव हो चुका है। क्योंकि पहले था कि फी जितना रिसीव करोगे उसका 1/3 चला जाएगा गवर्नमेंट को, मगर अभी वो नहीं है। यदि आपको कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में असाइनमेंट मिल रहा है और आप फी कलेक्ट करते हो, उसका 1/3 आप गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं करोगे, ठीक है। और यहां पर पेंशन रिलेटेड है, द ऑफिसर्स ऑन फॉरेन सर्विस एक्सेप्ट टू constitutional bodies which may have their own regular pension schemes shall not be permitted to join the pension schemes of the organization under any circumstances. यदि आप फॉरेन सर्विस में जा रहे हो, एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जैसे आपको यूनाइटेड नेशन में जा रहे हो, तो अभी हम डिस्कस करेंगे, मगर याद रखिए आप यदि फॉरेन सर्विस में जा रहे हो तो जो आपका बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन है उसका पेंशन को आपका जो पेंशन होगा वो आपका पेरेंटल डिपार्टमेंट का होगा, लेंडिंग डिपार्टमेंट का। कभी भी जो आप फॉरेन सर्विस में बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन को जा रहे हो उसका पेंशन स्कीम आपके लिए लागू नहीं होगा, ठीक है। हाँ, इसमें एक है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर में ज्वाइन द पेंशन स्कीम ऑफ द यूएन बॉडीज। सपोज यूनाइटेड नेशन बॉडीज का पेंशन स्कीम को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो in accordance with the relevant rules, तो on joining the same, the service rendered by the officer during the deputation period shall not be counted as qualifying for pension. यदि आप ये है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जो इसको छोड़, सपोज आप यूनाइटेड नेशन में काम कर रहे हो, यूनाइटेड नेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें आप डिसाइड कर रहे हो कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो पेंशन स्कीम है डेपुटेशन पीरियड में मैं उसको फॉलो करूंगा, तो आपका जो डेपुटेशन, जब आप आ जाओगे आपका पेरेंटल डिपार्टमेंट को, जो डेपुटेशन पीरियड में आप उसका पेंशन स्कीम को एक्सेप्ट किया है वो पीरियड को क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो जनरली जब फॉरेन सर्विस में आप जाते हो तो आपका जो पेंशन होता है वही आपका बेसिकली पेरेंटल डिपार्टमेंट का होता है। आप कभी भी जाकर जो बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन है उसका पेंशन स्कीम आप अवेल नहीं कर सकते, ठीक है। मगर यदि आप यूनाइटेड नेशन जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो और आप डेपुटेशन पीरियड में उसका पेंशन को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो यहां पर जब आप पेरेंटल डिपार्टमेंट को रिटर्न कर जाओगे तो वो आपका क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। और उस पीरियड आप जो आपका पेरेंटल डिपार्टमेंट का जो पेंशन है वो आपके लिए वो पीरियड ड्यूटी में नहीं माना जाएगा, ठीक है। और यहां पर जो एंटायर एक्सपेंडिचर है, जैसे पेंशन और लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन, आप फॉरेन सर्विस में चले गए, आपको पेंशन कंट्रीब्यूशन देना है, लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन देना है, कौन देगा? आपका बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन देगा। यदि बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे रहा है तो खुद ऑफिसर देगा, क्योंकि आप फॉरेन सर्विस में चले गए मगर आपका जो पेंशन है वो पेरेंटल डिपार्टमेंट का जो पेंशन स्कीम है वही रहेगा, तो आपको पेंशन कंट्रीब्यूशन देना है और लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन देना है। दोनों कौन देगा? आपका बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन देगा। बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिया तो खुद ऑफिसर देगा, ठीक है। और ये जो है परफॉर्मेंस अप्राइजल और एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जो आपका अपार होता है, एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट है कि आपका जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है वो आपको कौन देगा? जो कॉम्पिटेंट बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्टिंग द ऑफिसर, ओके, साल प्रोवाइड ऑन एससीआर और परफॉर्मेंस अप्राइजल रिटन इन सच फॉर्म। तो एक फॉर्म होता है जो जिस बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो आपका अपार और एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देगा। किसको देगा? लेंडिंग डिपार्टमेंट को देगा, ठीक है। उसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट को फिल करके, क्योंकि आप अभी बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो टेम्पररी पीरियड के लिए, तो उसका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपका अपार और आपका एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो प्रोफॉर्मा है उसमें फिलअप करके लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस को देगा। लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस मींस आपका पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और आज का लास्ट वन है, यदि आप फॉरेन सर्विस में हो और आपका पेरेंटल डिपार्टमेंट में आपका प्रमोशन का टर्न आता है तो आपको प्रमोशन मिलेगा, नोशनल प्रमोशन मिलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप अभी फॉरेन सर्विस में हो मगर आप अभी आपका पेरेंटल डिपार्टमेंट में आपका एज यूजुअल प्रमोशन डेट आ गया, ओके, तो एज यूजुअल आपको प्रमोशन मिलेगा, नोशनल प्रमोशन मिलेगा, ठीक है।
तो आज इतना ही था जो रूल 48 टू 51 में डिस्कस किया, जिसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज था। ज्यादातर बहुत इंपॉर्टेंट था 49, जो कॉम्बिनेशन ऑफ पोस्ट होता है, जो एडिशनल पोस्ट टेम्पररी पीरियड के लिए मिलता है, और 50 में बोला डेपुटेशन आउट ऑफ इंडिया, और 51 में जो आपका पे फिक्स होगा डेपुटेशन आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये सब चीज आपको मैं क्लियरली बताया, ठीक है। तो और ये जो फॉरेन सर्विस का टर्म्स कंडीशंस बताया, और 10 क्वेश्चंस भी डिस्कस किया। तो so my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. So just you wait for part 7 of fundamental rule. In part 7 I will discuss from fundamental rule 52. Okay, आज इतना ही है। थैंक यू और नमस्कार।